महाराष्ट्र में एमबीए के मंत्री नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं और आपको बताएं ये मुश्किलें बढ़ेंगी ईडी की वजह से। नवाब मलिक जो ईडी की गिरफ्त में हैं, उनको ईडी ने ये पकड़ा गया था उनको इसलिए क्योंकि दाऊद इब्राहिम के जो गुर्गे हैं उनसे उन्होंने एक संपत्ति खरीदी थी। उसको लेकर जो जांच हुई थी उसमें अनियमितता पाई गई, जिसके कारण उनको ईडी ने गिरफ्तार किया था। अब ईडी ने नवाब मलिक से ये मांगा था कि आपके पास जितनी कुल संपत्ति है, जो संपत्ति और आपकी पत्नी, आपके बेटे ने पिछले दिनों खरीदी हैं, वो सब की जानकारी हमें दी जाए, ताकि हम ये उसमें देखेंगे कि क्या उन संपत्ति बेचने वालों का भी तो कोई कनेक्शन आतंकवादियों से नहीं है। क्योंकि ये माना जा रहा है कि नवाब मलिक ने जिस तरह से दाऊद इब्राहिम के गुर्गे से वो जमीन खरीदी, ऐसा शक है कि बाकी कुछ प्रॉपर्टियां भी इसी तरह के लोगों से ना खरीदी गई हो। क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि आतंकवादी से संबंध वाला एक मामला सामने आया है, जो मुंबई बम ब्लास्ट के दोषी है, उससे जो एक जमीन खरीदी गई थी, वो 3 करोड़ की जमीन 20 लाख में खरीदी गई थी, उसी के केस में अभी तो नवाब मलिक पर कार्रवाई चल रही है। लेकिन जिस तरह की शिकायतें आई थी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से, देवेंद्र फडणवीस की तरफ से, ये बताया गया था, आरोप लगाए गए थे कि इन्होंने बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी खरीदी हैं और 4 प्रॉपर्टी का तो बाकायदा देवेंद्र फडणवीस ने लिखित में ये जानकारी दी थी। लेकिन अब नवाब मलिक से जब ये जानकारी ईडी ने मांगी तो नवाब मलिक ने ईडी का कोई सहयोग नहीं किया और उनको कह दिया मेरी कोई प्रॉपर्टी और इसके अलावा नहीं है। अब इसके बाद ईडी ने, आपको बताएं, मुंबई जो उपनगर है उसके रजिस्ट्रार को बाकायदा ये लिखा और उन्होंने कहा, क्योंकि रजिस्ट्री जब होती है किसी प्लॉट की, किसी फ्लैट की, तो रजिस्ट्रार के यहाँ होती है और एक कॉपी उसकी वहाँ दर्ज होती है, यानी जो सिस्टम है उसमें अपलोड की जाती है। तो अब रजिस्ट्रार को ईडी ने ये लिखा है कि नवाब मलिक और उनकी जो पत्नी है महजबीन, बेटा फराज मलिक, उनकी जो भी प्रॉपर्टी हैं, जो उनके नाम, वो उनको जानकारी दी जाए। अब ये माना जा रहा है कि जब ईडी ने ये जानकारी मांगी है रजिस्ट्रार से, निश्चित रूप से अब पत्नी हो या बेटा, जो भी प्रॉपर्टी खरीदी होगी उसकी पोल खुलेगी और निश्चित रूप से अब पत्नी और बेटे से भी पूछताछ होगी। क्योंकि अर्निंग का सोर्स कौन है? अर्निंग का सोर्स इसमें नवाब मलिक है। नवाब मलिक का जो कबाड़ी का काम था, शुरू में तो यही था, तो एक कबाड़ी का काम करने वाला नेता बना और नेता से अरबपति कैसे बना, इसी को तलाशने में ईडी लगी हुई है। और ईडी केवल यही पूछना चाहती है कि जो प्रॉपर्टी आपने बनाई इसका स्रोत क्या है। और इसलिए ईडी ने जो छापेमारी की है, इस छापेमारी में अब नवाब मलिक के बेटे, पत्नी, इनके ठिकानों पर छापेमारी की गई है, प्रॉपर्टी को देखा है और इसमें अब पूरी जो रजिस्ट्रियां हुई हैं अभी तक की प्रॉपर्टी की, ये इस बारे में अब ईडी रजिस्ट्रार के जरिए जब जानकारी जुटाएगी तो उसके बारे में भी पूछताछ होगी। और ये समझ लीजिए कि अगर नवाब मलिक और उसका बेटा और पत्नी इसके बारे में ठीक से जवाब नहीं दे पाए, यानी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए, तो वो संपत्ति जब्त की जाएगी। जिस तरह से अभी अजीत पवार की 1400 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की गई है, अभी चीनी मिल को लेकर के जो कार्रवाई की गई ईडी के द्वारा, आईटी के द्वारा। तो ये जो कार्रवाई महाराष्ट्र में चल रही है, अभी आपने देखा कि अनिल देशमुख जो है वो जेल के अंदर बंद है, फिर अजीत पवार पे कार्रवाई हो रही है। इसी में आपने देखा कि शिवसेना के जो सांसद हैं भावना गलबी, ये इनके ऊपर कार्रवाई हुई, इनको भी ईडी ने नोटिस दिया हुआ है। घपले दर घपले खुलते जा रहे हैं। और इसी में आपको बता दें, अभी इसमें एक और एक एंट्री हुई है घपले घोटाले में, और अब की बार वो हुई है नाना पटोले के वकील के ऊपर कार्रवाई, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के। तो आपको बता दूं, ये नाना पटोले के जो वकील हैं सतीश उइके, इनके ऊपर कार्रवाई ईडी ने की है, छापेमारी की है। और इस छापेमारी में कुछ दस्तावेज मिले हैं और इनकी प्रॉपर्टी भी जब्त की गई है। और इनका जो भाई है सतीश का, प्रदीप, उसको ईडी ने गिरफ्तार किया है। मामला वही है कि प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी कहां से बनाई इसके बारे में पूछा जा रहा है। 11 करोड़ रुपए की इनकी संपत्ति जब्त हुई है। और ये कौन वकील है? तो आपको बता दूं, नाना पटोले के जो वकील हैं, ये वही वकील हैं जो बात कर रहे थे, जो ये जस्टिस लोया की मौत पर सवाल उठा रहे थे और ये कह रहे थे कि जस्टिस लोया की जो मौत है
इसके पीछे बीजेपी है, इसके पीछे अमित शाह हो सकते हैं और इस केस को सुप्रीम कोर्ट में दोबारा सुनवाई हो, इस तरह की बातें कर रहे थे। देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ भी इन्होंने केस किया था और ये कहा था देवेंद्र फडणवीस ने जो 2014 में चुनाव हुए हैं उसमें जो हलफनामा दिया है उसमें गलत जानकारी दी है, इनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं। बाद में वो कोर्ट में केस गया और इस सतीश उइले ने, जो सतीश उइके है, इसने कोर्ट में केस डाला था देवेंद्र फडणवीस की सदस्यता समाप्त करने के लिए विधानसभा की। लेकिन जब कोर्ट ने उस केस में जांच की तो ये पाया कि ये आरोप जो सतीश ने लगाए थे, नाना पटोले के वकील ने, ये सब झूठे हैं और इसमें कोई आधार नहीं है और देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं। अब ये जो अपने आप में अभी तक दूसरों के ऊपर दोषारोप कर रहे थे, इनका भी मामला फंसा है। और जब वकील का भाई गिरफ्तार किया गया है, प्रदीप, वो गिरफ्तार हुआ है, 11 करोड़ की संपत्ति सीज हुई है, तो अब इन वकील साहब को भी बताना पड़ेगा कि आपके पास ये प्रॉपर्टी कहां से आई। पूछा यही जाता है जब छापा होता है, सबसे पहले ईडी के अधिकारी यही पूछते हैं कि आपके बैंक में इतना पैसा है, इतने गहने हैं, ये प्रॉपर्टी है, आप ये बताइए कि इसका स्रोत क्या है, आपने परचेज कहां से किया है। और यदि कोई उसका जवाब नहीं दे पाता, बिल प्रस्तुत नहीं कर पाता, दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाता, आय के स्रोत क्या हैं नहीं कर पाता, तब फिर कोर्ट के द्वारा वो आदेश लिए जाते हैं ईडी के द्वारा और वो संपत्ति को जब्त किया जाता है। ये प्रक्रिया है। तो वकील साहब पर अब कोर्ट के जरिए ही जो कार्रवाई हो रही है, ये हो रही है। इसमें कांग्रेस के नेता अब फंसेंगे क्योंकि वकील है तो बताएगा कि कहां से पैसे आए, क्या नाना पटोले ने कोई प्रॉपर्टी खरीदने में हेल्प की, ये बातें कही जा रही हैं। और इसी बीच जो ये सब चल रहा है, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जिस तरह से घपले घोटाले महाराष्ट्र के अंदर हो रहे हैं, ये सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन उद्धव ठाकरे इस बारे में कुछ नहीं बोल रहे, चाहे उनके नेता फंस रहे हैं, चाहे एनसीपी के नेता फंस रहे हैं। इसमें यह जरूर बीच में से बातें आ रही हैं कि केंद्र सरकार जो एनसीपी के ऊपर कार्रवाई कर रही है कुछ नरम है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। उनको ऐसा लगता है कि उतनी कहीं ना कहीं अंदर अंदर कुछ सेटिंग चल रही है। अब ये क्या है ये तो अभी समय बताएगा, लेकिन जो सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि शरद पवार अपने आप को अलग कर सकते हैं अपनी छवि सुधारने के लिए। यानी महाराष्ट्र सरकार, उस पर कुछ ना कुछ तो खतरा है, क्योंकि अभी 25 विधायकों ने जिस तरह से सवाल उठाया उद्धव ठाकरे सरकार पर, जो कांग्रेस के विधायक थे, उसके बाद ये लगाया जा रहा था अंदाजा कि सब लोग जो शिवसेना सरकार में, उद्धव सरकार में शामिल हैं, 3 दलों की सरकार मिलकर के चल रही है, वो सब बदनाम है। जनता, महाराष्ट्र की जनता ये सब कह रही है कि ये जो सरकार चल रही है, आए दिन घोटाले खुलते हैं, आए दिन घपले खुल रहे हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए वसूली चल रही है, उसको वसूली सरकार नाम रख दिया गया है। तो अब ऐसे में अपनी छवि सुधारने के लिए ये हो सकता है कि शरद पवार अपने आप को अलग करते हुए ये कह दें कि भाई मैं तो इस सरकार से इस्तीफा वापस ले रहा हूं क्योंकि सरकार ठीक काम नहीं कर रही है। और ये समय रहते हुए करा जाना ये माना जा रहा है कि क्योंकि बीएमसी का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है महाराष्ट्र में, तो बीएमसी के चुनाव के पहले ये कुछ सुबगाहट है। ये जो ईडी की कार्रवाई है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। ईडी अपने तरीके से काम कर रही है। ईडी जिन लोगों पर कार्रवाई कर रही है, जहां छापेमारी हो रही है, मान लो किसी के घर छापेमारी हुई, मान लीजिए एडवोकेट सतीश के घर छापेमारी ईडी ने की थी और यहां कोई इनकी प्रॉपर्टी मिलती ही नहीं। मान लीजिए जिस घर में रह रहे हैं बंगले में, उस बंगले की कीमत मान लो 5 करोड़ है और ये सतीश जी बता देते कि 5 करोड़ मेरे को फीस के जरिए मिली है, या मैंने फला प्लॉट बेचा था, या बैंक से लोन लिया था। दस्तावेज प्रस्तुत हो जाते तो कौन संपत्ति जब्त कर देगा। मैंने एक अपना घर बनाया है, मेरे घर के बारे में कोई मुझसे जानकारी पूछे, कहां से घर बनाया, बताइए कहां से लाए थे पैसे, तो मैं अगर जानकारी दूंगा, मेरी संपत्ति क्यों जब्त करेगी ईडी। जानकारी आईटी ईडी मांगती ही है, उनका काम है। मैंने तो अपना 6-7 लाख रुपए का एक घर प्लॉट लिया था, तब मेरे पास आईटी से नोटिस आ गया कि आप इसका जवाब दीजिए। लेकिन नेताओं के पास जब ये कार्रवाई होती है तो वो कहते हैं साहब केंद्र बदले की कार्रवाई कर रही है। भैया इसमें बदले की कार्रवाई क्या है? आपसे एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं, आप ठीक से जवाब दें, तथ्य प्रस्तुत करें, प्रमाण प्रस्तुत करें, तो आपकी संपत्ति कौन ले लेगा? आपकी आमदनी ऐसे अगर ईडी करने लगी
तो आप ये देखिए कि जहां बीजेपी सरकार नहीं है, वो महाराष्ट्र तो केवल नहीं है, कई राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी की सरकार नहीं है। साउथ में नहीं है, केरल में नहीं है, पश्चिम बंगाल में नहीं है। क्या सब जगह इस तरह से जब्ती की जा रही है? क्या सब जगह कार्रवाई हो रही है? केरल में कभी सुना किसी ने कार्रवाई हो रही है? हाँ, कोई गलत होगा और संज्ञान में आएगा, कंप्लेंट आएगी, तो फिर जरूर कार्रवाई होती है। यहां महाराष्ट्र में मैं कहूं कि जो विपक्ष है, यानी जो बीजेपी के नेता हैं, वो एक्टिव हैं, ध्यान रखे हुए हैं, और ये विपक्ष का काम है कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनके ऊपर नजर बनाई रखी जाए कि कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं। और जैसे ही गलत करें तो विपक्ष का तो ये फर्ज है, ये उनकी ड्यूटी है कि उसकी सूचना करें और उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जो संबंधित एजेंसियां हैं उनको रिपोर्ट करें। करना तो ये मुख्यमंत्री को चाहिए, तो मुख्यमंत्री जी की नॉलेज में पहले आता है, लेकिन जब वो कार्रवाई नहीं करेंगे, केवल अपनी सत्ता बचाने के लिए वो लगे रहेंगे, तब फिर विपक्ष क्या करेगा? एजेंसियों को संपर्क करेगा। तो ये देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे किरीट सोमैया हो, ये जो अमित मालवीय हो, ये जो लोग कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये सीधे सीधे अपना धर्म निभा रहे हैं। तो इन पर आरोप लगाने के बजाय, भाजपा के नेताओं पर आरोप लगाने के बजाय, ये जो शिवसेना सरकार, महाविकास आघाड़ी सरकार चल रही है, इन लोगों को अपने अंदर झांकना चाहिए कि हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, इनके पास जो ये संपत्तियां निकल रही हैं, जो कहीं इसमें कोई अनियमितता नहीं है। क्योंकि अगर बात गड़बड़ पाई जाती है, किसी के पास से अनियमितता पाई जाती है, संपत्ति जब्ती होती है, जिम्मेदारी किसकी? क्योंकि सरकार जब से आई है उसके बाद घोटाले खुले हैं। अभी शिवसेना के लीडर बोल रहे हैं कि साहब नवाब मलिक का अगर जो है आतंकवादियों से संबंध था तो मोदी सरकार तो 14 में आ गई थी, तब से क्या कर रहे थे? अरे तब से जांच कर रहे थे, जांच कर रहे थे। जांच करने में किसी को जेल में उठा के डाल देना, किसी मंत्री को, ऐसे आसान तो नहीं है। पूरा तथ्य सबूत होंगे, कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे, नहीं तो हाथों हाथ जमानत ना मिल जाएगी। तो सबूत इकट्ठे किए जा रहे थे, सारी इकट्ठे हो गए, आज जेल के अंदर बंद है। तो भैया टाइम लगता है। आप कहते हो जी 14 से क्या हुआ? 14 के बाद ही तो हो रहा है, उसके पहले तो नहीं हुआ। अभी देखिए आगे आगे होता है क्या, अभी तो समय है। अभी मोदी जी दोबारा आ रहे हैं 24 में, ये कार्रवाई, गिरफ्तारियां, ये तो जारी रहेगी। तो तैयार हो जाना चाहिए ऐसे लीडरों को जेल जाने के लिए जिन्होंने कोई घपले घोटाले किए हैं, चाहे नवाब मलिक हो, चाहे अनिल देशमुख हो, चाहे फिर वो गवली हो। तो ये सब जाएंगे और निश्चित रूप से महाराष्ट्र सरकार, वो जो छवि है उसकी, वो खराब हो रही है इन चीज़ों से। बहरहाल ये नवाब मलिक जो दूसरों को जेल में भेजने की बात कर रहे थे, खुद इनकी प्रॉपर्टी भी जब्त होगी, इनकी पत्नी और बेटों के नाम भी जो संपत्ति होगी, बहुत लोग करते हैं, नेता लोग पत्नी के नाम से कर देते हैं, लेकिन अब ये चालाकी, हेराफेरी नहीं चलेगी। कोई भी अवैध संपत्ति केंद्र सरकार की एजेंसियों की नजरों से बचने वाली नहीं है। वंदे मातरम।